नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वोटर वेरिफिकेशन, राहुल गांधी ने कहा पिक्चर अभी बाकी है, एक नहीं कई सीटों की वोटर लिस्ट में है गड़बड़ी, ये नेशनल लेवल पर किया जा रहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि केवल एक सीट नहीं बल्कि बहुत सी सीटें हैं जहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। यह नेशनल लेवल पर सिस्टमेटिकली तरीके से किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, बिहार की अपडेट हुई वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर मिनता देवी के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है, ऐसा एक नहीं अनलिमिटेड केसेस हैं, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका चीन को टक्कर, प्रधानमंत्री मोदी ने आज बैठक में लिया फैसला, चिप मार्केट को लेकर बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में अपने आप को मजबूत करने के लिए देश के अलग अलग जगहों पर सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की मंजूरी दे रहा है। दरअसल दोस्तों, मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने 4 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स की मंजूरी दे दी। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में खोले जाएंगे, जिसके लिए 4,594 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर रोक नहीं, 10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्यवाही न करने का आदेश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी, तब तक किसी भी वाहन मालिक के खिलाफ सिर्फ पुराना वाहन होने के आधार पर कार्यवाही नहीं की जाए। दरअसल दोस्तों, सीजीआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एचवी अंजारिया की बेंच ने यह आदेश दिया। इस मामले में दिल्ली सरकार की पैरवी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की, पुराने वाहनों पर रोक लगाने से राहत देने का अनुरोध किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों की गैस सप्लाई रोकी, लोकल वेंडर्स को गैस सिलेंडर न देने के निर्देश, मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर भी बंद किए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों में गैस सप्लाई बंद कर दी है। इसके अलावा स्थानीय गैस सिलेंडर सप्लायर्स को भी निर्देश दिए हैं कि वे भारतीय राजनयिकों को सिलेंडर न बेचें। दरअसल दोस्तों, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद ने मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर की सप्लाई भी रोक दी है। पाकिस्तान ने यह फैसला भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले की कार्रवाई के तौर पर लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह कदम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की योजना का हिस्सा है। इसके तहत पाकिस्तान बदले की छोटी छोटी कार्रवाइयां कर रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर चल रही थी सुनवाई, तभी योगेंद्र यादव ने पेश किए 2 मृत मतदाता। इलेक्शन कमीशन बोला ड्रामा नहीं, उनकी मदद करें। जी हां दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को नया मोड़ आ गया। दरअसल दोस्तों, सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने एक महिला और एक पुरुष को कोर्ट में पेश करते हुए दावा किया कि उन्हें बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के चलते बिहार में 65 लाख से अधिक मतदाता प्रभावित हुए हैं। चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान असफल रहा। भारत में वयस्क आबादी के हिसाब से मतदाता पंजीकरण की दर लगभग 99% है, जो दुनिया में सबसे अच्छी है। अमेरिका में यह 74% है। वहीं दोस्तों, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि यह ड्रामा टीवी स्टूडियो में चल सकता है। आयोग ने कहा कि अगर ऐसी गलती हुई है तो योगेंद्र यादव ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसे सुधरवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले भारत पर टैरिफ रूस के लिए झटका, इस हफ्ते पुतिन से मिलेंगे, कहा डील होगी या नहीं 2 मिनट में पता चल जाएगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को मॉस्को के लिए झटका बताया। सोमवार को व्हाइट हाउस से बयान देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जब रूस से तेल खरीदने वाले उसके सबसे बड़े चीन यानी कि या दूसरे नंबर के सबसे बड़े भारत तेल खरीद पर 50% टैरिफ लगाने की बात करता है तो यह रूस के लिए बड़ा झटका होता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी टैरिफ ने रूस की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। ट्रंप यूक्रेन में सीजफायर के मुद्दे पर इस हफ्ते पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हम पुतिन से मुलाकात करेंगे और बैठक के पहले 2 मिनट में ही मुझे पता चल जाएगा कि सौदा हो सकता है या नहीं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, बारिश के कारण उत्तराखंड के देहरादून में स्कूल बंद, केदारनाथ यात्रा 14 अगस्त तक रुकी। जी हां दोस्तों, बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में है। 17 लाख से ज्यादा की आबादी इससे प्रभावित है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में भागलपुर है। यहाँ की 75 पंचायतों के 4.16 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश जारी है। लखनऊ में तेज बारिश हुई, विधानसभा परिसर में पानी भर गया। सीएम आवास के पास सड़क पर 2 फीट तक पानी देखा गया। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड के
देहरादून में तेज बारिश हुई। यहाँ एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें तेज बहाव में कई गाय बहती नजर आ रही है। उधर दोस्तों मंगलवार सुबह से दिल्ली में तेज बारिश हो रही है। इसके कारण कई जगहों पर पानी भर गया। 2 दिन पहले तेज बारिश हुई थी, इससे मौसम ज्यादा खराब हो गया था और 300 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जयपुर में कृत्रिम बारिश की पहली कोशिश हो गई फेल। कंपनी बोली बादल काफी ऊपर थे, 400 फीट ऊंचाई तक ही ड्रोन उड़ने की अनुमति है। जी हां दोस्तों, जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में मंगलवार ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने का पहला प्रयास फेल हो गया। दरअसल दोस्तों बादल काफी ऊपर थे, इसलिए क्लाउड सीडिंग नहीं हुई। ड्रोन 400 फीट तक ही उड़ पाए, इससे ऊपर उड़ाने की अनुमति नहीं थी। कृत्रिम बारिश कराने वाली कंपनी JNXAI के डायरेक्टर अजिक के धुमबाड़े ने कहा कि आज 400 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाकर डेमो किया गया। हमारा ड्रोन 10,000 फीट तक उड़ सकता है। अनुमति 400 फीट से ज्यादा ऊंचाई की नहीं थी। हमने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से अनुमति की फाइल लगा रखी है। 7 से 10 दिन में अनुमति मिल जाएगी, फिर हम ज्यादा ऊंचाई वाले बादलों पर ड्रोन उड़ाकर क्लाउड सीडिंग करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं, उन्हें हटाना क्रूरता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 8 हफ्ते में दिल्ली NCR के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली NCR के सभी आवारा कुत्तों को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंगलवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह दशकों से चली आ रही मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी के पीछे ले जाने वाला कदम है। ये बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं है जिन्हें हटाया जाए। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि शेल्टर्स, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल अपनाया जाना चाहिए। इससे बिना क्रूरता के भी डॉग्स को सुरक्षित रखा जा सकता है। पूरी तरह पाबंदी क्रूर, अदूरदर्शी और हमारी दया भावना को खत्म करता है। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों कैसे साथ साथ चलें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वह एक सड़क छाप आदमी की तरह बोल रहे हैं। ओवैसी ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को सुनाई खरी खोटी। जी हां दोस्तों, AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की टिप्पणी की तुलना सड़क छाप आदमी से की और साथ ही इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि अमेरिका की धरती से इस तरह की परमाणु धमकी दी गई थी। ANI से बात करते हुए असुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख के बयान की निंदा की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से राजनीतिक प्रतिक्रिया देने का आग्रह भी किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अखिलेश यादव की पार्टी का बड़ा फैसला, अकेले 150 सीटों पर लड़ने का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव की पार्टी ने BMC चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों मंगलवार को महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष और मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से विधायक अब्बू आजमी ने कहा कि सपा अकेले 150 सीटों पर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बातें कही। सपा का यह ऐलान महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए एक तरह से झटका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई प्लानिंग नहीं, केंद्र का संसद में जवाब। कहा पशुओं के संरक्षण पर राज्यों को कानून बनाने का विशेष अधिकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सदन में कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई प्लानिंग नहीं है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने हरिद्वार के भाजपा सांसद त्रिवेंद्र के सवाल के जवाब में यह बात कही। दरअसल दोस्तों उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच बांटी गई विधायी शक्तियों के मुताबिक पशुओं का संरक्षण ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का विशेष अधिकार है। बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार गायों के संवर्धन, संरक्षण और पालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उठाए कदमों का समर्थन करने के लिए दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू कर चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बेहतर पिकअप, अच्छी राइड क्वालिटी, प्रदूषण भी कम, चिंताओं के बीच सरकार ने गिनाए E20 फ्यूल के फायदे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा है कि E20 ईंधन जो पेट्रोल को 20% एथेनॉल के मिश्रण से तैयार होता है, न सिर्फ वाहनों को बेहतर पिकअप और स्मूथ राइड क्वालिटी देता है बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी 30% तक घटाता है। सरकार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस ईंधन के इस्तेमाल को लेकर अलग अलग स्तर पर चिंताएं जताई जा रही है। दरअसल दोस्तों 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 की शुरुआत को लेकर बढ़ती आलोचनाओं के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को इसका जोरदार बचाव किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जिस संत की शादी तक नहीं हुई उनके 50 बेटे, वाराणसी में राजकमल दास के नाम रिकॉर्ड, कांग्रेस ने कहा चुनाव आयोग का चमत्कार। जी हां दोस्तों, वाराणसी एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां एक अविवाहित संत के 50 बेटे बताए जा रहे हैं। यह रिकॉर्ड चुनाव आयोग का है। वोटर लिस्ट में गुरुधाम के राम जानकी मंदिर के संस्थापक और संत स्वामी रामकमल दास के नाम के साथ 50 बेटों का जिक्र है। इसमें उनके सबसे छोटे बेटे की उम्र 28 साल बताई गई है, जबकि सबसे बड़ा बेटा 72 साल का है। यह वोटर लिस्ट वार्ड 51 की है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने हाल ही में दिल्ली में एक प्रेजेंटेशन देकर वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को उजागर किया था। इसके बाद लगातार वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
भारत और चीन के बीच फिर शुरू हो सकती है डायरेक्ट फ्लाइट्स, सरकार ने एयरलाइन को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवाएं अगले महीने से फिर शुरू हो सकती है। ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, यह कदम दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार का संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सरकार ने एयर इंडिया और इंडिगो जैसी फ्लाइट से कहा है कि वे चीन के लिए उड़ानें शुरू करने के लिए शॉर्ट नोटिस भी तैयार कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा कोविड-19 महामारी के बाद से बंद है। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत चीन संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। यह घटना दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य टकराव की थी, जिसे रिश्ते में तेजी से गिरावट ला दी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 368 अंक गिरकर 80,236 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 98 अंक लुढ़की। एनएससी के बैंकिंग रियल्टी इंडेक्स गिरे। मेटल फार्मा में तेजी रही। जी हां दोस्तों, हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को बाजार में करीब 850 अंकों का उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स 368 अंक गिरकर 80,236 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 98 अंकों की गिरावट रही। यह 24,784 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, सेंसेक्स के आज 30 शेयरों में से 13 में तेजी और 17 में गिरावट रही, जबकि निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 17 में तेजी और 33 में गिरावट रही। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस, ट्रेड और HUL रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने और चांदी के दामों में आई गिरावट। सोना 287 रुपए गिरकर 99,670 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 1,13,000 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJA के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 287 रुपए गिरकर 99,670 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। 22 कैरेट सोना 91,298 रुपए और 18 कैरेट सोना 74,753 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चांदी की कीमतों की बात करें तो आज चांदी की कीमत 188 रुपए कम होकर 1,13,313 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले चांदी 1,13,501 रुपए पर थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने माना आधार नागरिकता का सबूत नहीं। जिंदा लोगों को मृत बताने पर चुनाव आयोग बोला गलतियां स्वाभाविक। बिहार SIR पर हुई सुनवाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार में चल रही स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि SIR सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सुनवाई हुई। RJD सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृतक बताया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने इस पर कहा कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां स्वाभाविक थी। यह दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृत घोषित किया गया, यह सही किया जा सकता है क्योंकि यह एक मसौदा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या, प्रोसेस से पहले और अब मृतकों की संख्या समेत कई अन्य सवाल उठेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया लगातार 9 T20 जीतने के बाद हारा। साउथ अफ्रीका ने 53 रन से मात दी। ब्रेविस ने 125 रन बनाए। सीरीज 1-1 की बराबरी पर। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 मुकाबले में 53 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 11 महीने बाद कोई T20 मुकाबला हारी है। इससे पहले टीम ने लगातार 9 मैच जीते थे। दरअसल दोस्तों, मंगलवार को मिली इस जीत के साथ अफ्रीकी टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 17 रन से जीता था, जबकि अब तीसरा मुकाबला 16 अगस्त को खेला जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आई। जुलाई में ये 1.55% रही। खाने पीने का सामान सस्ता होने से घटी महंगाई। जी हां दोस्तों, जुलाई में रिटेल महंगाई घटकर 1.55% पर आ गई है। ये 8 साल 1 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले जून 2017 में ये 1.54% रही थी। वहीं दोस्तों, जून 2025 में रिटेल महंगाई 2.10% रही थी, जबकि मई 2025 में 2.82% और अप्रैल 2025 में 3.16% पर थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शुभमन गिल ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने। बेन स्टोक और वियान बुल्डर को पीछे छोड़ा। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 4 शतक लगाए थे। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को ICC ने जुलाई का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है। उन्होंने इस रेस में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक, साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान बुल्डर को पीछे छोड़ा। शुभमन गिल ने जून से अगस्त के बीच इंग्लैंड में खेली गई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 4 शतक लगाए थे। दरअसल दोस्तों, विमेंस क्रिकेट में इंग्लैंड की बैटर सोफिया डकली को यह अवार्ड मिला है। उन्होंने अपनी ही टीम की सोफी एक्लस्टल को आयरलैंड की कप्तानी गैबी लुइस को पीछे छोड़ा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हुरून रिच लिस्ट के अनुसार अंबानी परिवार देश में सबसे अमीर। बिजनेस वैल्यूएशन 28 लाख करोड़ पहुंचा। यह भारत की GDP के 12वें हिस्से के बराबर है।
जी हाँ दोस्तों, अंबानी परिवार ने 2025 की हुरिन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट में टॉप पोजीशन हासिल की है। उनके बिजनेस का वैल्यूएशन 28 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो भारत की जीडीपी के लगभग 12वें हिस्से के बराबर है। वहीं दोस्तों लिस्ट में दूसरे नंबर पर कुमार मंगलम बिरला परिवार है। इनके बिजनेस का वैल्यूएशन 6.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जिंदल परिवार ने भी टॉप 3 में जगह बनाई है। उनके बिजनेस का वैल्यूएशन 5.7 लाख करोड़ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आजादी के बाद का सबसे बड़ा खेल सुधार, खेल मंत्री ने कहा। स्पोर्ट बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी हो गया पास, 23 जुलाई को पेश किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल 2025 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यह बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य भारत में खेल प्रशासन को मजबूत बनाना है। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे आजादी के बाद से भारतीय खेलों में सबसे बड़ा सुधार बताया था। नेशनल स्पोर्ट्स बिल को लाने की शुरुआत 1975 से हुई थी, लेकिन हर बार राजनीतिक कारणों के चलते यह बिल कभी संसद नहीं जा पाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मानहानि केस, धोनी की अर्जी पर सुनवाई होगी, मद्रास हाईकोर्ट का आदेश। माही ने मीडिया हाउस पर 100 करोड़ का दावा किया था। जी हाँ दोस्तों, पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी के 100 करोड़ रुपए के मानहानि केस में मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। दरअसल दोस्तों धोनी का बयान एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति से बचा जा सके। धोनी ने 2014 में यह केस दर्ज किया था, जिसमें 2 प्रमुख मीडिया चैनलों से हट जाने की मांग की थी। आरोप था कि 2013 के IPL सट्टेबाजी सौदे पर टीवी डिबेट के दौरान उनके खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणी की गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की धमकी, जामनगर रिफाइनरी को उड़ा देंगे। अमेरिका में कहा था हम डूबे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जामनगर रिफाइनरी को निशाना बनाने की धमकी दे डाली। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनरिंग कॉम्प्लेक्स है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 10 अगस्त को फ्लोरिडा के टेम्बा में डिनर के दौरान मुनीर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में बताया, जिसमें कुरान की आयत के साथ रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की तस्वीर थी। मुनीर ने कहा कि अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेके डूब जाएंगे। मुनीर ने दावा किया कि हाल ही के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान उन्होंने इस पोस्ट को जारी करने की मंजूरी दी थी, ताकि भारत को दिखाया जाए कि अगली बार हम क्या करेंगे। इसे हमले की चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली, गाजा में नरसंहार पर भारत सरकार खामोश। इजराइल ने 60,000 लोगों को मारा। इजरायली राजदूत बोले इसमें हमास की गलती है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को गाजा में हुई हत्याओं की कड़ी निंदा की और इजराइल पर नरसंहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने गाजा में 60,000 से ज्यादा लोगों की हत्या की है, जिसमें 18,430 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि वह फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा पर चुप है, जबकि इजराइल नागरिकों पर तबाही बरपा रहा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। YouTube की शुरुआत कौन से देश से हुई थी? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस देश का नाम जहां पर कि YouTube की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।